हेलो फ्रेंड्स, आज हम पार्टनरशिप का पार्ट 2 लेकर आए हैं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि पार्टनरशिप क्या होती है। पार्टनर्स जो एग्रीमेंट करते हैं उसे हम पार्टनरशिप डीड कहते हैं, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन होता है पार्टनरशिप फर्म के लिए। इसके अलावा हमने उनके राइट्स और ड्यूटीज़ देखी थी और हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ देखी थी कि अगर किसी पार्टनरशिप डीड में डीड ही ना हो, यानी कॉन्स्टिट्यूशन ही ना हो, तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के तहत किस तरह से कंट्रोल किया जाता है, किस तरह से इन्फोर्समेंट किया जाता है चीज़ों का और क्या होता है। उसी की कंटिन्यूटी में आज हम शुरू करते हैं बेसिक पार्ट, जो कि है अकाउंटिंग। अब जब भी मैं पार्टनरशिप की बात करती हूँ तो मैं सबसे पहले शुरुआत करती हूँ कि किस तरह से हम एक नए पार्टनर को इंट्रोड्यूस करते हैं। अब मान लीजिए एक पार्टनरशिप चल रही है, बहुत स्मूथली व्यापार हो रहा है। अब हो सकता है कि उस पार्टनरशिप में कोई टेक्निकल नो हाउ चाहिए। मान लीजिए कि आप आपकी फर्म कोई बिजनेस करती थी, मान लीजिए एसी का बिजनेस करती थी। अब इसी दौरान कोई कोर्ट केस हो गया या फिर किसी तरह की लीगल हेल्प आपको चाहिए, तो वैसे तो आप वकील हायर कर सकते हैं, लेकिन मान लीजिए कि वो वकील की सेवाएं आपको हमेशा पड़ती रहती हैं और आप किसी ऐसे बंदे को लाना चाहते हैं, नॉट एज एन एम्प्लॉय बट एज अ पार्टनर, जो टेक्निकल नो हाउ रखता हो लीगल मैटर्स का। तो उस केस में आप एक नए पार्टनर की तरह से उसे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं कि ताकि उसके टेक्निकल नो हाउ के आप ले सके फ़ायदा और उसके साथ ही साथ वो भी आपके बिजनेस में इन्वॉल्व हो जाए। या मान लीजिए कि आपको अपने बिजनेस के एक्सपेंशन के लिए और कैश की ज़रूरत है, तो आप न्यू एडमिशन ले सकते हैं, न्यू पार्टनर ले सकते हैं, और भी बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं जिस वजह से कि आप नए पार्टनर को इंट्रोड्यूस करते हैं। अब जब आपने एक बार नया पार्टनर इंट्रोड्यूस किया तो क्या क्या होता है, इसे हम एक एग्जांपल से देखते हैं। ये एक पार्टनरशिप फर्म है जिसमें ए, बी और सी 3 पार्टनर्स हैं। अब क्या होगा कि इन लोगों ने क्या किया कि मान लीजिए मैनेजरियल एक्सपर्टीज़ के लिए इन्होंने डी को एज अ न्यू पार्टनर इंट्रोड्यूस किया अपने बिजनेस में। ठीक है। अब क्या होगा कि नए पार्टनर को, जो भी पार्टनर नया आ रहा है, उसे 2 अधिकार मुख्यतः मिलेंगे। पहला अधिकार, फर्स्ट है राइट टू शेयर एसेट्स ऑफ द फर्म। जब भी आप उसे एसेट्स को शेयर करने का अधिकार देते हैं तो वो क्या चीज़ लेकर आता है, कैपिटल, जिससे कि हमारे पास में मोर कैश जनरेट होता है। तो जब वो कैपिटल लेकर आया हमारे पास, तो उस कैपिटल के एवज में एसेट्स को यूज़ करने का हक मिलेगा। इसी के साथ उसे एक और राइट मिलता है, राइट टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। यहाँ तक एकदम क्लियर है, ये 2 इसको राइट्स मिलेंगे। अब जब नया पार्टनर आया है तो अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या इश्यूज होंगे। सबसे पहला इशू ये होगा कि भाई अभी तक वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते थे प्रॉफिट्स को, अब एक और नया पार्टनर हो गया है, तो क्या वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सेम रहेगा या चेंज होगा? बिल्कुल चेंज होगा। क्यों? क्योंकि अब एक नया पार्टनर आ गया है और हो सकता है ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से डिसाइड हो। और उसके अलावा आपको कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करना पड़ेगा, दैट इज़ पार्टनरशिप डीड। उसमें आप नए, जो भी आपका पार्टनर है उसका नाम ऐड करेंगे, उसका एड्रेस ऐड करेंगे, उसको आपने कितनी कैपिटल वो लेकर आया है वो ऐड करेंगे, उसके अलावा उसका प्रॉफिट शेयर कितना होगा वो ऐड करेंगे। मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि जब भी कोई भी पार्टनर आता है या वो लीव करता है या वो डेथ हो जाती है उसकी, तो हम वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करते हैं। सारी एसेट्स को भी रीवैल्यू करते हैं ताकि हमें पता चले कि आज की डेट में हमारे पास कितनी एसेट्स हैं। कुछ अक्यूमुलेटेड फंड्स होते हैं जैसे कि रिजर्व्स, यस, और प्रॉफिट्स होते हैं जो हम P&L, अप्रोप्रिएट अकाउंट या एडजस्टमेंट अकाउंट में दिखाते हैं। उन सब का भी हमसे रीवैल्यूएशन करना होगा। इसी के साथ हमें कैपिटल का भी रीवैल्यूएशन करना होगा कि वो कितनी कैपिटल लेकर आया है और उसे हमने किस तरह से इन्वेस्ट किया है। तो जब एक पार्टनर एंट्री करता है पार्टनरशिप फर्म में तो काफ़ी चीज़ें चेंज होती हैं। हम एक एक करके उन सारे अकाउंटिंग इश्यूज़ को देखेंगे। तो फर्स्ट इशू है डिटर्मिनेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट
शेयरिंग रेशियो बहुत ही आसानी से हमें चेंज करना होगा क्योंकि नया पार्टनर हमारे यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ है। इसके अलावा कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग रेशियो, देखिए जब भी कोई नया पार्टनर आएगा तो मान लीजिए कि पहले किसी फर्म को 4 लाख रुपीज़ का प्रॉफिट होता था, ठीक है, उसको सारे पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट करते थे इक्वली, या जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था। अब क्या होगा कि जब एक नया पार्टनर आया है तो आपको उस अपने प्रॉफिट के शेयर में से कम प्रॉफिट लेना होगा और उसे देना होगा। यस, तो एक पार्टनर ऐसा होगा या सारे ही पार्टनर ऐसे होंगे जो सेक्रीफाइस करेंगे, यानी अपना शेयर कम करेंगे। मान लीजिए कि पहले 4 लाख रुपए का प्रॉफिट होता था और 2 ही पार्टनर थे तो उनको 2-2 लाख रुपए मिल जाते थे। लेकिन अब अगर तीसरा पार्टनर आ गया है तो ऑब्वियसली वो तीनों में विभाजित होगा तो सबका शेयर कम हो जाएगा। तो उस केस में सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होगा वो हमें कैलकुलेट करना होगा। उसके अलावा रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि हम एसेट्स और लायबिलिटीज दोनों को रीइवैल्यूएट करेंगे। फिर एडजस्टमेंट्स रिगार्डिंग गुडविल, यस ये क्लियर है, एडजस्टमेंट रिगार्डिंग कैपिटल और एडजस्टमेंट्स रिगार्डिंग रिजर्व्स और अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। तो आइए हम सबसे पहले देखते हैं कि हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को हम इस एग्जांपल से बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। आइए देखते हैं। राम एंड रहीम आर शेयरिंग प्रॉफिट इन 7:3। 7:3 उनका पुराना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था। अब थॉमस को उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, थॉमस को एंट्री दी एज ए न्यू पार्टनर और उसका शेयर था 3/7, ठीक है। हम कैलकुलेट करेंगे कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा। तो अब हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि मान लीजिए हमारा जो प्रॉफिट था वो 1 था, 1 यूनिट में था। तो अगर हम उसे 1 रुपीज़ मान लेते हैं तो अब Z का जो शेयर है वो होगा 3/7। तो फिर Z का शेयर निकालने के बाद रिमेनिंग कितना बचा, रिमेनिंग होगा 1 - 3/7। जब हम ये कैलकुलेट करते हैं तो ये होता है 7, यहाँ पे 7 - 3 = 4/7, ठीक है। अब ये हमारा रिमेनिंग प्रॉफिट है जो हमने रहीम थॉमस का शेयर निकालने के बाद में कैलकुलेट किया है। अब जब थॉमस का शेयर 3/7 था तो बाकी का बचा 4/7, यानी कि हमारा राम का जो प्रॉफिट शेयर होगा वो होगा 4/7, जो कि प्रॉफिट बचा है उसका 7/10। आपको अनुपात कैलकुलेट करना आता है तो इस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं। तो 7 × 4 = 28 / 70, ठीक है। इसी तरह से हम कैलकुलेट करेंगे रहीम का। रहीम = 4/7 × 3/10, तो 3/10 इसका मतलब 12/70। अब ये इनका शेयर हुआ। तो इस केस में अब जो तीनों के शेयर होंगे वो होंगे राम = 28/70, रहीम = 12/70 और थॉमस = 3/7। अगर हम इसे 3/7 को मैं यहाँ कर देती हूँ, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो उस केस में होगा 28/70, ये राम का है, ये रहीम का है 12/70 और थर्ड हम इसका, क्योंकि यहाँ पे 7 है तो हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से दोनों साइड से, तो 30/70, यानी कि जो ये है ये होगा 28:12:30, ठीक है। यहाँ तक एकदम क्लियर है। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो होगा हमारा
शेयरिंग रेशियो। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा 28:12:30। इस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं। इसके अलावा एक और बहुत इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल होता है जिससे हम एक और तरीका है जिससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। आइए देखते हैं उस तरीके को। अब एक केस 2 होता है, उसमें क्या होता है कि जो भी नया पार्टनर होता है वो जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लेता है वो परचेज कर लेता है जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स होते हैं। तो उस केस में हम जब कैलकुलेशन करते हैं तो कुछ इस तरह से कैलकुलेशन करते हैं। डिटरमिनेट न्यू पार्टनर जो है वो परचेज करता है अपने शेयर को, जो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है वो एग्जिस्टिंग पार्टनर से, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल M और N पार्टनर्स थे जो कि अपने प्रॉफिट्स को शेयर करते थे 7:3 के रेशियो में। अब O को उन्होंने एज ए न्यू पार्टनर इंट्रोड्यूस किया अपनी पार्टनरशिप फर्म में, और उसका जो शेयर था, O का जो शेयर था वो शेयर था 3/7। तो उसके 3/7 को उसने M से भी परचेज़ किया और N से भी परचेज़ किया। किस तरह से? M से उसने 2/7 पोर्शन परचेज़ किया जो कि है ये, और N से उसने 1/7 पोर्शन परचेज़ किया। तो अब हम नया कैलकुलेट कैसे करेंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, आइए देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले जो M का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, M प्रॉफिट रेशियो था 7/10, ठीक है। अब 7/10 में से उसने सरेंडर करा, तभी तो उसने परचेज किया क्योंकि उसने सरेंडर किया। तो उसने सरेंडर किया 2/7 पोर्शन, तो 2/7 हम लेस कर देते हैं। अब जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो ये आता है, यहाँ पर हम 70 करेंगे, मैं उनको कैलकुलेट करके, और 10 7 70, तो 7 7 49 माइनस 7 10 70 तो 20। अब यहाँ पे जब हम इसे लेस करेंगे तो ये बचेगा 29/70, ठीक है। इसके बाद हम N का लेते हैं, तो N का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था यहाँ पे 3/10, तो 3/10 माइनस इसमें से उसने सरेंडर कर दिया था 1/7, तो 1/7 इज इक्वल्स टू, ये भी 70 हो जाएगा, तो 10 7 70, 7 3 21, और 7 10 70 तो 10। अब ये होगा 1 1 तो 11। अब यहाँ पर O का शेयर आता है, O's प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज इक्वल्स टू कितना था 3/7 और 30/70, क्योंकि तीनों इक्वल होने चाहिए। तो अब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा, वो होगा 29:11:30। तो ये इस तरह से, और सिंप्लीफाई आगे ही होगा नहीं, तो न्यू जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा वो इस तरह से होगा। तो आज हमने देखा कि जब भी न्यू पार्टनर आता है, इसके अलावा एक केस और है जो कि थर्ड केस है। उस केस में ये हम डिसाइड करते हैं कि अब इसी कड़ी में थर्ड केस आता है। वो केस ये है कि असर्टेनमेंट ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो व्हेन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ न्यू पार्टनर इज नॉट गिवन। क्वेश्चन में दिया नहीं है कि आपने नए पार्टनर को कितने शेयर पे लिया, लेकिन जो और पुराने जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स थे उन्होंने कितना सरेंडर किया वो हमें दिया हुआ है। तो फिर हम कैलकुलेट कैसे करेंगे ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो? उसके लिए बहुत सिंपल सा तरीका है। जैसे कि ओम और शोम दो पार्टनर्स थे, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 3:2, ठीक है। अब 3:2 उनका रेशियो था और उन्होंने एडमिट किया व्योम को और सरेंडर किए अपने शेयर्स या अपना हिस्सा किस अनुपात में? ओम ने शेयर किया 1:5 और शोम ने किया 2/5 अपना हिस्सा सरेंडर। तो क्या हम इससे कैलकुलेट कर सकते हैं कि व्योम का हिस्सा कितना था और नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना होगा? बिल्कुल कर सकते हैं, आइए देखिए। तो हम
हमने यहाँ पर लिखा, मान लीजिए ओम का जो हिस्सा था वो था 3/5 और उसने जो शेयर किया है, उसने जो दिया है वो हिस्सा था 1:5 यानी 1/5। तो ये टोटल हुआ 3 1 3, 5 5 25। अब इसी तरह से हम शोम का लिख लेते हैं। शोम का जो हिस्सा था वो था 3/5 मल्टीप्लाइड बाय 2/5। तो अब इस तरह से हमने दोनों का शेयर कैलकुलेट कर लिया है। तो ये दोनों का सरेंडर वैल्यू है, ओम और शोम की सरेंडर वैल्यू। सरेंडर शेयर, तो ओम ने सरेंडर किया था 3/5 का 1/5 दैट इज 3/25 और शोम ने सरेंडर किया था 3/5 का 2/5 6/25। अब इन दोनों का जो शेयर्ड है, सरेंडर्ड पोर्शन है, उसको जब हम मिलाएंगे तो वो व्योम का प्रॉफिट शेयरिंग मिल जाएगा। कैसे? देखिए, व्योम को मिले 3/25 प्लस 6/25, तो ये हो जाएगा 18/25। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अब हम देखेंगे कि ए का शेयर कितना होगा, यानी कि ओम का फर्स्ट वाले का शेयर कितना होगा। तो यहाँ पे मैं कर देती हूँ ओम का शेयर। ओम का शेयर बताइए कितना होगा। ओम के पास टोटल 3/5 का शेयर था, उसमें से उसने 3/25 किसको दे दिया? व्योम को दे दिया। तो बाकी का जो शेयर होगा वो ओम का शेयर होगा। तो 3/5 माइनस 3/25। इसी तरह से शोम का 2/5 माइनस 6/25। जब हम इन्हें सॉल्व करते हैं तो आता है 25 15 माइनस 3 दैट इज 12/25 और यहाँ पर 25 10 माइनस 6 इज इक्वल टू 4/25। अब व्योम का तो हमें पहले से ही पता है, वो हमने कैलकुलेट कर लिया। तो व्योम इज इक्वल टू 18/25। तो न्यू जो रेशियो होगा वो होगा 12:4:80। ठीक है, तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा 12:4:80। इस तरह से 3 अलग अलग केसेस होते हैं जिसमें हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करते हैं। और इसके अलावा और भी जो बाकी हमने इश्यूज पढ़े थे, जैसे कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करना, रिवैल्यूएशन ऑफ गुडविल करना, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ करना, रिवैल्यूएशन ऑफ जो अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं उन्हें करना, ये सब हम अगले एपिसोड में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको लगता है कि मेरे वीडियोज़ आपको कोई भी कंसेप्ट बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में पढ़ा रहे हैं और आपको इनसे फ़ायदा हो रहा है, तो प्लीज़ एक शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह से और भी वीडियोस मिलें जो कि आपके जितने भी कन्फ्यूजन्स हैं उनको क्लियर कर सके और इजी वे में आप अंडरस्टैंड कर सके, ताकि आपको मेमोराइज ना करना पड़े, चीज़ों को आप समझ सकें। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपके अभी तक के प्यार का, और इसी तरह से बनाए रखिएगा। और प्लीज़ कोई भी इशू हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। शुभ रात्रि।